हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जे मास्टर क्लास। तो मेरे बच्चों, आज ही अपना लेक्चर नंबर 4 है एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाले चैप्टर का। इससे प्रीवियस जो अपने लेक्चर्स थे मेरे बच्चों, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसमें मैं ये सब सारी चीजें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवा चुकी हूँ। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, आप एक बार प्लीज चेकआउट करना प्लेलिस्ट को। तो चलो मेरे बच्चों, आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, पेशाब कैसे बनता है हिंदी में अगर हम बात करें तो मेरे बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन होने के लिए आप सब लोगों ने एनसीईआरटी में या कहीं ना कहीं सुना होगा कि तीन मेन प्रोसेस लगती हैं। ठीक है, तीन मेन प्रोसेस लगती हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन करवाते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें यूरिन की फॉर्मेशन करवानी क्यों है, यूरिन में ऐसा क्या निकलेगा जो हमारी बॉडी के लिए सही रहेगा। ठीक है, और ये यूरिन की फॉर्मेशन हुई है, ये हुई कैसे है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को बताया क्या है। अपना आज पढ़ेंगे हम यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों, आप लोगों को सबको बहुत ध्यान से मेरे साथ में जो है नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, जो मैं बताती जाऊं आप लोगों को वो ही पढ़ना है। ओके, तो चलो अभी ध्यान से पढ़ते हैं। यस मेरे बच्चों, तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि भाई हमें यूरिन की फॉर्मेशन क्यों करानी है। देखो, आप सबको क्या पता है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, या फिर जो नई ऑडियंस हैं जो मतलब कि 11th 12th में नहीं है लेकिन जस्ट उनको नॉलेज के लिए जानना है, उनको मैं बता रही हूँ। हमें क्या पता है भाई, हम लोग क्या है, यूरियोटैलिक है ना। क्या है, हम लोग यूरियोटैलिक है। यूरियोटैलिक वो एनिमल्स होते हैं जो यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरे बच्चों, हम सबको क्या पता है कि यूरिया जो है, अगर उसकी अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ेगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। इसकी अमाउंट अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाती है मेरे बच्चों, तो जो ब्लड की पीएच होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में किडनी फेलियर होने के चांसेस या और भी बहुत सारे रीजंस हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर मेरे बच्चों, यूरिया के कंसंट्रेशन बढ़ने से टॉक्सिसिटी ना हो, इसीलिए हमारी बॉडी जो है यूरिन बनाती है। ठीक है, और हमारी बॉडी जो है कुछ परसेंट अमाउंट में यूरिया को अपनी बॉडी में रखता भी है, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, ओस्मोलैरिटी बनी रहे। इसलिए मेरे बच्चों क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी हो गया, एक्स्ट्रा आयंस हो गए। ठीक है, और आप लोग बोलेंगे कि एक्स्ट्रा सोडियम वगैरह हो गए, ये सब मिलके क्या बना देते हैं मेरे बच्चों, यूरिन बनाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। भाई यूरिन बनेगा कैसे, तो इसके लिए बनने के लिए क्या होगा, ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी। क्या होगी, ब्लड की फिल्ट्रेशन। तो ब्लड की फिल्ट्रेशन होने की वजह से मेरे बच्चों क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक बातें बता दी हैं मेरे बच्चों। अब हम अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं नोट्स के जरिए, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा पढ़ाती आई हूँ, आप एनसीईआरटी में मेंशन करना। उसके बाद हम 1 to 1 लाइन एनसीईआरटी के पढ़ेंगे, देखेंगे कि भाई जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है वो सारी चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों, अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि भाई यूरिन की फॉर्मेशन होने के लिए तीन मेन प्रोसेस लगती हैं, तीन मेन स्टेप होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे नोट्स बनाना शुरू करिए, लिखिए यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करती है मेरे बच्चों क्या, थ्री मेन स्टेप्स। ठीक है, क्या होंगे उसके अंदर, थ्री मेन स्टेप्स होंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो पहले मैं उन स्टेप्स के नाम लिख देती हूँ। पहला स्टेप आता है मेरे बच्चों, उसके अंदर हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसको क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है मेरे बच्चों। क्या बोला जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक कहानी के थ्रू मैं समझाऊंगी, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरी प्रोसेस मेरे बच्चों आती है, इसमें क्या, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ओके, ठीक है मैम, यहाँ तक क्लियर हो गया है, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड प्रोसेस जो आती है मेरे बच्चों, उसमें आता है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या आता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ तक क्लियर है, यस मैम क्लियर है। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को थोड़ा सा यूरिन के बारे में, उसकी जो मतलब कि कितना बनता है पर डे, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, और यूरिन का जो पाथवे होता है बाहर निकलने के लिए वो क्या होता है, तो सारी चीजें मेरे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम
जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आपको पॉइंट्स बना के मेरे साथ लिखना है। तो जैसे कि मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें 3 प्रोसेस लगेंगी। तो जो सबसे वाली पहली वाली प्रोसेस है मेरे बच्चों जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो क्या है, लिख लीजिए, ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसको दूसरा नाम मेरे बच्चों हमने क्या दिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम दिया। क्या दिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम दिया है। ओके, अब देखो, सबसे पहले आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोसेस हुई कहाँ है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है मेरे बच्चों, ये कहाँ हुई है। तो आप लोग बोलेंगे कि भाई ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हुई है, बोमेन्स कैप्सूल में। कहाँ हुई है मेरे बच्चों, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे बच्चों और क्या होता है, अगर इसके बारे में आप लोग लिखेंगे कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है मेरे बच्चों, ये एक तरीके की नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। अब ये क्या होता है भाई, ये भी मैं बता देती हूँ क्या है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, कि यानी कि यहाँ पे जितने भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, सोल्ट्स हो गए, यूरिया हो गया, पानी हो गया, ये सब के सब जो है मेरे बच्चों फिल्टर होते हैं। तो इसीलिए नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होती है ये। ओके, और यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी मेरे बच्चों। आप लोगों ने ये एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें जो हमारा ब्लड होता है, देखो मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया कि जब ब्लड फिल्टर होता है तो उसी से मेरे बच्चों क्या बनता है, यूरिन बनता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक बात और बता रही हूँ कि भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर और क्या होता है, बहुत ही बारीक तरीके से ब्लड को छाना जाता है, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। 3 लेयर से होके हमारा ब्लड गुजरता है। तो उसमें होता क्या है कि जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं आपके, जितने भी बड़ी आपकी प्रोटीन्स हैं या सेल्स हैं, उनको छोड़ के बाकी के सारे जो मटेरियल होता है वो फिल्टर हो जाता है। जैसे हमने बात कर ही ली है ना, क्या क्या आपका जो है फिल्टर हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे मेरे बच्चों, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आप उस डायग्राम को देखना, जैसा जैसा मैं बना रही हूँ आप उसको अपने नोटबुक में वैसे के वैसे बनाते जाना। तो आप लोगों के लिए सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ, लिख हम ऊपर लेंगे फिर उसको। ओके, तो मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था ना लेक्चर में कि हमारा जो बोमेन्स कैप्सूल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है भाई, पोडोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यस, मैं ये क्या बना रही हूँ मेरे बच्चों, ये मैंने बना दिया जैसे कि भाई रफली डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये मैंने पोडोसाइट बना दिया। ओके, पोडोसाइट के ऊपर अगर मैं ये मैंने लाइन बनाई है, मैंने लिख दिया है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन में इसको बता रही हूँ। ठीक है, और भाई ये जो डायग्राम अभी मैं जो ये थोड़ा सा रफली स्केच बना रही हूँ, ये मैंने बनाया मेरे बच्चों बोमेन्स कैप्सूल का ल्यूमेन बना दिया। ओके, और अब मुझे बनाने हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के फेनिस्ट्रा, जो होल्स होते हैं मेरे बच्चों, वो अभी मुझे यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, तो चलो वो भी बना लेते हैं भाई। वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब देखो मैं यहाँ कैसे बना रही हूँ, इस तरीके से मैं बनाऊंगी। यस, सारी चीजें करेंगी बेटा, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मैम के लाइव में नहीं पढ़ रहे हैं। और बहुत जल्दी मैं लाइव दोबारा शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब इनकी नेमिंग करेंगे। देखो, ये जो मैंने बीच में जो स्पेस छोड़ा है मेरे बच्चों, यहाँ पे कुछ होल्स जैसा कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम अब नेम कर लेते हैं, नेमिंग करते हैं इनकी। देखो, ये जो मैंने होल्स बनाए हैं मेरे बच्चों, होल्स जैसा जो डायग्राम बनाया है उसको हम क्या बोलेंगे, फेनिस्ट्रे। क्या बोलेंगे, फेनिस्ट्रा बोलेंगे। ठीक है, और फेनिस्ट्रा होता क्या है मेरे बच्चों, होल्स होते हैं इसमें, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर। कहाँ चला गया ये, यस, होल्स इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ओके, अब मेरे बच्चों ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, पोडोसाइट्स बनाए हैं। ठीक है, ये लाइन से ये बार बार क्या हो रहा है, सॉरी बच्चों, ये मैंने लाइन जो बनाई है ये क्या है मेरे बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, यस, समझ में आ गया मैम, ये हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लिया, ये पोडोसाइट हो गए। और ये रफली डायग्राम जो मैंने बनाया है मेरे बच्चों, ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल का ल्यूमेन बना दिया है। बोमेन्स कैप्सूल का क्या बनाया है मैंने यहाँ पे, ल्यूमन बनाया है बेटा। ओके,
अब मैं आपको क्या बता रही थी कि भाई ये प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही मेरे बच्चों प्रोसेस होती है। ठीक है। अब हमने ये भी बात कर ली कि जो ब्लड का प्लाज्मा होता है मेरे बच्चों, ब्लड का प्लाज्मा, ठीक है, तो ब्लड के प्लाज्मा में हमें क्या पता है कि इसके अंदर जो बड़े प्रोटीन और जो बड़ी सेल्स हैं उनको जो है हम हटा दे तो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल में वो प्रोडक्ट आपका चला जाएगा। और इस फिल्ट्रेट को हम मेरे बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। मैंने क्या कहा, ब्लड का प्लाज्मा किसके बिना, बिना बड़े प्रोटीन और बड़ी सेल्स के ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में चला जाता है। इस फिल्ट्रेट को मेरे बच्चों हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें यानी कि सारे के सारे छोटे पार्टिकल जो है आपके वो सब फिल्टर होंगे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोल्ट, यूरिया, पानी सब फिल्टर हो जाता है। ओके। तो मेरे बच्चों अभी मुझे मैं बताना है क्या, मान लो अभी ये हमने बात कर ली कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो है मेरे बच्चों ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है, और ब्लड का जो प्लाज्मा है ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में जा रहा है, 3 लेयर से होके गुजरेगा मेरे बच्चों। ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे मैं वहां पे भी आपको सारी चीजें बताऊंगी ही। ठीक है। तो अब मैं मान लो मैं ऐसे कह रही हूँ कि भाई ब्लड जो है यहाँ से होके गुजर रहा है, ठीक है, ये रेड पेन से मैंने ब्लड दिखाया है। और ये वाला जो डायग्राम है मेरे बच्चों इसको हम बोल देंगे स्लिट मेम्ब्रेन्स। क्या बोलेंगे, स्लिट मेम्ब्रेन या पोर्स बोल देंगे। ओके। तो अब देखो ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, ब्लड यहाँ से यहाँ आया। तो अब मैंने आपको क्या बोला बेटा कि इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्यों बोला, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई ब्लड के प्लाज्मा के अंदर से अगर मैं प्रोटीन्स को और बड़ी सेल्स को, बिग सेल्स जो हैं उनको रिमूव कर दूं तो क्या बच जाएगा आपका फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी बेटा, वाटर आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे, आपका ग्लूकोज आ जाएगा, है ना, अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। ओके। और यूरिया उसको तो हमें बाहर ही निकलवाना है। और जो कोई भी इंसान अगर एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ वगैरह ले रहा है तो वो भी ब्लड के थ्रू कहाँ से, आपके ग्लोमेरुलस से होके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मेरे बच्चों क्या हुआ कि मैं आपको बोला था कि भाई मैं आपको जो है क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको बताया कि मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ। स्टोरी ये है मेरे बच्चों, हमें क्या करवानी है, यूरिन की फॉर्मेशन करवानी है, वो सारा काम हमारी किडनीज करती है। किडनीज के अंदर क्या होती है, फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन का मेरे बच्चों ये स्ट्रक्चर होता है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में जब ब्लड किडनी के अंदर आता है फिल्ट्रेट होने के लिए, है ना, फिल्टर होने के लिए, तो क्या होता है कि हमारा जो पहली प्रोसेस है जिसका नाम लिया मेरे बच्चों हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसका नाम लिया है। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या करती है, एक छलनी की तरह काम करती है। ठीक है। जैसे कि अब हम घर में क्या करते हैं, आटा छानते हैं, ठीक है, तो छलनी से हमने आटा छाना तो ऊपर जो बूर बच गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया जिसको हम यूज नहीं करने वाले, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, बूर को आप क्या समझेंगे, बूर को समझेंगे आप लोग कि भाई वो बड़ी सेल्स हैं और वो क्या है, प्रोटीन्स हैं जो फिल्टर नहीं होने वाली हैं, क्योंकि उनका जो ये अपनी अपनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं तो इनकी जो साइज है, इनका मेम्ब्रेन के अंदर जो साइज प्रेजेंट है उनको फिल्टर करवाने के लिए बहुत छोटा है। और वो बहुत महीन तरीके से फिल्ट्रेशन करवाती है, बस वो किसका फिल्ट्रेशन नहीं कराती, प्रोटीन्स और आपकी बड़ी सेल्स का नहीं कराती। तो बूर जो बच गया उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, उसको हम बोल देंगे कि आपकी ये क्या है, प्रोटीन्स और बड़ी सेल्स है। और जो आटा छन के हमारे बर्तन में आ गया उसको हम क्या बोल देंगे मेरे बच्चों, फिल्ट्रेट बोल देंगे। और फिल्ट्रेट में अगर हम इसको कंबाइन देखें कि क्या होगा तो इसके अंदर वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ग्लूकोज होंगे, यूरिक एसिड होगा, अमाइनो एसिड होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे मेरे बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल देंगे। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो जो सेल लगी उस सॉरी जो तीन अपनी मेम्ब्रेन लगी हुई हैं उनके अंदर से जाके आपका ब्लड फिल्टर होता है। और जो ब्लड फिल्टर हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिल्ट्रेट क्या होता है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन और बड़ी सेल। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे बच्चों आता है कि भाई फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है। ये आपने एनसीईआरटी में आप लोग एक लाइन दिखेंगे, वहां पे एक वर्ड लिखा होगा कि फिल्ट्रेशन रेट क्या है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं कि भाई फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, वो भी लिखवा देती हूँ। ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट। ओके। एक भी बात हम छोड़ेंगे नहीं बेटा, सारी पढ़ेंगे। ठीक है।
फिल्ट्रेशन रेट होती है। तो आप लोगों को जिसको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आती एनसीईआरटी वाले, आप लोग हिंदी में लिखिएगा कि हर मिनट लगभग 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। इसे ही हम जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। मैं हिंदी में लिखूंगी मेरे बच्चों, जो सबको समझ में आए। हम क्या लिखेंगे? हर मिनट 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, फिल्ट्रेट बनता है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे जीएफआर बोलेंगे हम। ठीक है, जीएफआर मतलब कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आया समझ में? यस मैम, आ गया। उसी को हम क्या बोल देंगे? फिल्ट्रेशन। सॉरी। अगर हम बात करें कि भाई एक दिन में कितना लीटर फिल्ट्रेट बनता है, तो आप लोग बोलेंगे कि पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है पर डे। ठीक है, फिल्ट्रेट पर डे। ओके, एक मिनट में बात करें तो 125 ml बनता है। उसको आप लोग जो है मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना बनेगा। 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, मतलब कि आपकी किडनी एक दिन के अंदर 180 लीटर ब्लड को जो है मेरे बच्चों क्या करती है? फिल्टर करवाती है, जिसके अंदर लगभग चीजें जो हैं दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। 1 से 1.5 लीटर पूरे दिन में मेरे बच्चों यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो पहला स्टेप आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस मैम, क्लियर हो गया। अब मेरे बच्चों आ जाइए आप लोग सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमने क्या बात करी थी बेटा? सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने बात बताई। क्या बताई मैंने? दूसरा अपना स्टेप था सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझाती हूँ। देखो, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि यहाँ पे चीजों का सिलेक्शन होगा किसके अंदर? ट्यूब्स के अंदर, और उनसे क्या होगा? वहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ट्यूबुल्स आप लोग समझते हैं, पीसीटी, आपकी डीसीटी, आपकी कलेक्टिंग डक्ट आ गई, आपकी लूप फेनेले आ गई। ये सारी चीजें क्या करती हैं? यहाँ पे कुछ कुछ चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब देखो मेरे बच्चों, अब हमने क्या बताया कि भाई ब्लड के जो हमारा ब्लड है उसके अंदर तो सारी चीजें हैं। हम जो खाना खाते हैं, है ना, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, वाइटामिन बनते हैं। तो भाई साहब, हमने जो खाना खाया उसका जो प्रोडक्ट बना वो हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड को ही हमारी किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेट करती है, फिल्टर करती है। तो भाई ऐसा हो कि हमारे यूजफुल चीजें जो हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, अगर ये बाहर जा रहे हैं तो उनको वापस ले सकते हैं हम। और किस प्रोसेस से ले सकते हैं? हम उसको ले सकते हैं सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को सारी चीजें मेरे बच्चों बता दी हैं। नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, यहाँ पे अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है शरीर के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोल्ट, पानी, वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर ना निकल जाए, इसके लिए ही ये प्रोसेस होती है जिसको हम सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है मेरे बच्चों, ये प्रोसेस जो है हाईली सेलेक्टिव है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है? हाईली सेलेक्टिव है मैम। यस मेरे बच्चों, हाईली सेलेक्टिव है। ठीक है, और नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स जो है, मैंने आप लोगों को बताया, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स है, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स है कौन कौन सी होती हैं? आई थिंक आप सबको पता होगा। आपकी पीसीटी, आपकी डीसीटी, आपकी लूपोफेनेले हो गई। ठीक है, आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स हो गई मेरे बच्चों। ये सारे ट्यूब जो हैं ये क्या करती हैं? रीअब्जॉर्ब करवाती हैं चीजों का। यहाँ पे क्या होती हैं? ये सारी क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन साइट्स होती हैं। मतलब कि जो यूजफुल प्रोडक्ट हमारे जाने वाले थे ब्लड के पास से यूरिन के थ्रू, तो वो क्या होंगे? रीअब्जॉर्प्शन के। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, जिसके अंदर से ओनली 1% ही आप समझिए कि बाहर निकलता है यूरिन की फॉर्म में। बाकी आपका 99% चीजें जो है मेरे बच्चों वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। और उनको रीअब्जॉर्ब कौन कराती है? आपकी नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स उनको जो है रीअब्जॉर्ब कराती हैं। अब ट्यूब्यूल्स के बारे में लिखेंगे हम कि भाई पर्टिकुलर कौन सा पार्ट क्या क्या चीजों की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बच्चों आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे पीसीटी के बारे में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था इनके बारे में चीजें, लेकिन यहाँ पे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके,
तो जो मेरे बच्चों पीसीटी होती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 70 से 80%, आप लोग लिख लीजिए, ऐसे बताएंगे तो टाइम लगेगा, आप लोग लिखिए 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है मेरे बच्चों किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ओके। यस, इसके बारे में आप लिखेंगे कि आपका सोडियम, आपका ग्लूकोज, आपका अमाइनो एसिड, वो मेरे बच्चों एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली, ठीक है, वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है मेरे बच्चों, बस पॉइंट की फॉर्म में आपको समझाने के लिए लिखवा रही हूँ। और पीसीटी के अंदर ही मेरे बच्चों यूरिया जो है रीअब्जॉर्ब होता है पेसिवली। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम हम लोगों ने तो क्या पढ़ा, आप तो हमें बता रहे थे कि यूरिया टॉक्सिक है, लेकिन आप इसको यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करवा रहे हो। तो मेरे बच्चों बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज के अंदर मेरे बच्चों रीअब्जॉर्ब होता है। क्यों होता है, ताकि ओस्मोलैरिटी जो है हमारी बॉडी के ब्लड की वो मेंटेन रह सके। उस मोलैरिटी को मेंटेन करवाने के लिए यहाँ पे कुछ परसेंट अमाउंट में यूरिया जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और वो किस लिए कैसे होता है, पेसिवली होता है। और सोडियम ग्लूकोज अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों लूप ऑफ फेनेली की अगर मैं बात करूं तो आपका वाटर और NaCl का सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। और लूप ऑफ फेनेली जो क्या करती है मेरे बच्चों, यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने में मदद करती है। दूसरा लिख लीजिए आप लोग लूप ऑफ फेनेले के बारे में, ठीक है। तो आप लोग लूप ऑफ एनएलए के बारे में क्या लिखेंगे, यही जो मैंने बताया है कि आपका वाटर हो गया और आपका NaCl हो गया, ठीक है। इनका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, इनका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। मतलब कि ये वाला पार्ट आपका यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने में मदद कर रहा है, कंसंट्रेटेड बनाने में मदद कर रहा है, ठीक है, बनाने में आप किस मदद कर रहे हैं। यस मैम, आ गया समझ में, ओके। अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चों। सी पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, अब आ गया आपका डीसीसी एंड आपकी आ गई मेरे बच्चों कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ओके। तो आपकी जो डीसीटी है मेरे बच्चों और आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर और सोडियम आयंस का, ठीक है, वाटर एंड सोडियम आयन का। और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है किसकी प्रेजेंस में, हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में, रीअब्जॉर्प्शन इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन, ठीक है। वो हार्मोन मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, उसके लिए प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लो, या आप लोग बोलो एल्डिस्टोरोन एडीएस के कंट्रोल में आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे मेरे बच्चों हो जाता है, ठीक है। अब भाई साहब ये अपना दूसरा प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया है कि सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हमने करा लिया, मतलब कि यूरिन के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारे जाने वाले थे बाहर ब्लड से, वो हमने दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिए हैं। उनको रीअब्जॉर्ब करवाने में पीसीटी ने मदद करी, लूपोफेनेलिन ने मदद करी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट ने मदद करी है। अब थर्ड पॉइंट मेरे बच्चों आता है, थर्ड पॉइंट आता है अपना सीक्रीशन, ठीक है, ट्यूबुलर सीक्रीशन बोल देंगे, ट्यूबुलर सीक्रीशन। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि आपके हाइड्रोजन आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, अमोनियम आयन्स हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए, है ना, क्रिएटिनिन हो गया, तो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में एक्टिवली ब्लड से डाल दिए जाते हैं। और मेरे बच्चों ये जो प्रोसेस होती है मेनली एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करवाने के लिए जो है होती है। मतलब आप लोग बोल सकते हैं मेरे बच्चों कि जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है वो क्यों हुआ है, आप लोगों से कोई पूछे कि ट्यूबुलर सिक्रेशन क्यों हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे क्यों होता है, टू मेंटेन ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये हुआ है। ओस्मो रेगुलेशन में क्या क्या चीजें सीक्रेट करती है आपकी किडनी, तो आप लोग लिखेंगे एक्स्ट्रा पोटेशियम आयन, अमोनिया हो गया और हाइड्रोजन
आयन, और इसी वजह से ब्लड की pH को मेंटेन करवाते हैं। तो ये वाली प्रोसेस होती है आपकी ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ओवरव्यू अगर मैं बताऊं तो हम क्या कर रहे थे मेरे बच्चों, आटा हमने छाना, छलनी से छाना, छलनी बहुत बारीक थी, तो उससे क्या हुआ, हमारा मेन प्रोडक्ट जो था आटा वो हमारे बर्तन में आ गया। ऊपर जो बूर बचा उसको हमने ब्लड, बड़ी सेल्स और प्रोटीन का नाम दे दिया, ताकि वो, क्योंकि वो हमारे फिल्ट्रेट में नहीं आ पाई है ना। फिल्ट्रेट क्या होता है आपका, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन होता है, ठीक है। अब क्या हुआ मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, अब आप लोगों ने जो आटा आया था ना मेरे बच्चों वो रख लिया, ठीक है, आटा रख लिया, वो क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, वो वाली प्रोसेस हो गई। थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया, ट्यूबुलर सिक्रेशन बताया। अब आप लोगों ने, मैं इसको कैसे रिलेट कराऊंगी, देखो अब आप लोगों ने आटा छाना, आटा बर्तन में आ गया, लेकिन आपका ध्यान गया कि भाई साहब इसके अंदर कीड़े हैं, अगर ये कीड़े अगर मैं बाहर निकाल दूं तो हमारा फ्रेश आटा बच जाएगा। तो आपने क्या किया, उसको पिंच कर करके उस आटे में से कीड़े को बाहर निकाल के फेंक दिया, तो अब आपके पास में क्या हुआ, मतलब उसको आप बोल देंगे ट्यूबुलर, जैसे उसको रिलेट करेंगे सिक्रेशन से, कि भाई हमें अपनी बॉडी के ब्लड की पीएच को मेंटेन करवाना है, एसिड बेस बैलेंस को बनवाना है, उसमें रेगुलेशन को बनवाना है। तो इसके लिए हमारी किडनी जो होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट के जो पोटेशियम होते हैं, अमोनियम आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, उनको वो एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो उसी को मेरे बच्चों हम बोलते हैं क्या, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो अब बनता है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि भाई फाइनल यूरिन जो बना, ठीक है, वो क्या क्या होता है। अब आप लोग लिखेंगे कि फाइनल यूरिन जो बन गया उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है मेरे बच्चों पर डे बनता है। मैंने आप लोगों को बताया था 180 लीटर ब्लड जो है फिल्टर होता है, जिसके अंदर से मेरे बच्चों ओनली 99% के आसपास चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी की जो 1% से थोड़ा बहुत ज्यादा बच गया वो बनता है यूरिन, जो बाहर निकल जाता है और अपने साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स को ले जाता है, ताकि हमारी बॉडी में यूरिया जो है वो निकल सके और टॉक्सिसिटी जो है ना बने हमारी बॉडी में, और ब्लड की पीएच मेंटेन रह सके। ये मेरे बच्चों बात थी। यूरिन जो होता है उसके अंदर मैंने बता दिया 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे बनता है। इसके अंदर जो होता है 95% वाटर होता है मेरे बच्चों, ठीक है। और आप लोग लगा लो 2% होता है उसके अंदर यूरिया, और बाकी का जो बचा सामान उसमें क्या होगा, सोल्ट्स होंगे, क्रिएटिनिन हो गया, पिगमेंट्स आ गए, और आयंस वगैरह आ गए, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू दूं, तो भाई यूरिन फॉर्मेशन हुई कैसे, एक छोटे से फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं, यूरिन फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन कैसे हुई है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यस। दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यस। एंड थर्ड आ गया अपना ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन तीनों प्रोसेस ने में क्या कर दिया, यूरिन की फॉर्मेशन करवा दी है। अब आप लोगों में से बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि भाई पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिर प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, सिक्रेशन हो रहा है। मेरे बच्चों ऐसा होता है कि आपकी जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन वाली प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलती है, ठीक है। बस समझाने के लिए ऐसा होता है कि भाई ये प्रोसेस हो रही है, ओके। तो ये तो हो गया बच्चा यूरिन की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब यहाँ पे आपने एक और चीज पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, जब मैं आपको रीड आउट करवाऊंगी तो यहाँ पे जिक्र आएगा मेरे बच्चों जेजी सेल्स का, JGA, ग्लोमे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का नाम आएगा। तो उसको भी एक बार मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उसको डायग्रामेट्रिकली समझाती हूँ, ठीक है। क्या करा भाई, ये अपन डबल वर्ल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या सबको पता है, बोमेंस कैप्सूल है, ओके। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि भाई ये है, ये क्या होता है अपना, सबको पता है, एफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं, इनको क्या नाम देते हैं, ये होती हैं आपकी एफरेंट आर्टीरियोल, सबको पता है इनका डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, और यहाँ से निकलता है क्या, आपका इफरेंट आर्टरियोल,
यस बच्चा पार्टी। ओके, तो देखो भाई, अब मैं बोलूँ अगर आप लोगों को दूसरा कलर लेंगे, चलो ये लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई आपका जो एफरेंट आर्टीरियोल है, यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल की क्या होती है, कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल्स की सेल। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल मॉडिफाइड, मतलब कि भाई साहब, जो एफरेंट आर्टरियोल हैं उसकी सेल्स जब मॉडिफाई होती हैं तो क्या बनाती हैं, वो मॉडिफाइड टू जे जी सेल्स। किसमें मॉडिफाई हो जाती हैं, जे जी सेल्स। और भाई साहब ये जो जे जी सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन। जे जी सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों, रेनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया है। और ये रेनिन का फंक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगी जब हम रेगुलेशन पढ़ेंगे किडनी का, जब मैं आप लोगों को रास मैकेनिज्म समझाने वाली हूँ, वहां पे इसका नाम आएगा, ठीक है। जेजी अपरेटस का नाम आएगा, जेजी सेल्स का नाम आएगा। तो बस आप लोगों को यहाँ पे एक याद रखना है कि एफरेंट आर्टरियोल्स की सेल्स जब मॉडिफाई होती हैं तो वो जेजी सेल्स बनाती हैं। और जेजी सेल्स का काम होता है रेनिन को सिक्रेट आउट करना, जो एक तरीके का हार्मोन होता है जो किडनी के रेगुलेशन में मदद करेगा। वो सारी चीजें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब आप लोगों को ये भी पता है कि भाई अगर मैं इस डायग्राम को उल्टा बनाती ना थोड़ा सा ऐसे, तब आपको और अच्छे से आता सही समझ में। अब मैं यहाँ पे मान लो डीसीटी बना रही हूँ, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, डीसीटी, ठीक है। और भाई साहब डीसीटी की हैं ये सेल्स, ये क्या है, ये डीसीटी की सेल्स है। ये जो मैंने बनाया रेड पेन से, ये क्या है, डीसीटी है। और ये ग्रीन से बनाया है, ये क्या है, डीसीटी की सेल्स हैं। अब देखो ये जो डीसीटी की सेल्स हैं ये मॉडिफाई होके मेरे बच्चों क्या बनाती हैं, मैकुला डेंसा। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कि डीसीटी सेल्स मॉडिफाइड मॉडिफाइड टू फॉर्म क्या, मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा। स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, दोबारा लिख देते हैं, मैकुला डेंसा, ठीक है। अब भाई साहब इन मैकुला डेंसा का काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर चेकिंग ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्ट्रेट, मतलब कि फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी को चेक करने के लिए जो सेल्स काम करती हैं उनका नाम क्या है, मैकुला डेंसा। तो मैकुला डेंसा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्ट्रेट। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों, यस मैम, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये था मेरे बच्चों कंप्लीट यूरिन फॉर्मेशन कैसे हुई है, मेन स्टेप मैंने सारे बता दिए। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मेरे बच्चों मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलो अभी मैं आप लोगों को एक बार, आप लोगों का वहम ना रहे कि भाई कोई पॉइंट तो नहीं छूट गया हमारा, है ना, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, तो उसके लिए एक बार मैं एनसीईआरटी भी रीड आउट करा देती हूँ। यस मेरे बच्चों, फिर पाथवे रह गया है, चलो वो यहीं पे बता दूंगी। यस, यूरिन का जो पाथवे है वो मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, ठीक है, वो भी बता दूंगी। यस, हमने देखो सारी बातें पढ़ ली, बस एक बार यूरिन का पाथवे और लिख लो आप लोग ताकि आप लोगों को समझ में आए। पाथवे ऑफ यूरिन, कि भाई यूरिन जो है कहाँ कहाँ से होकर जाता है, बना कहाँ पे, और फिर वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ये पाथवे आप लोगों को मैं लिखवाऊंगी। तो चलो जल्दी से लिखो, या फिर आप लोग लिख सकते हैं इसको रूट ऑफ यूरिन या पाथवे ऑफ यूरिन, रूट ऑफ यूरिन या पाथवे ऑफ यूरिन। ओके, तो चलो ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है भाई नेफ्रॉन यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है। नेफ्रॉन ने जो है मेरे बच्चों यूरिन को बना दिया है, फिर वो जाएगा कहाँ पे, मेजर कैलिक्स के अंदर, ठीक है। मेजर कैलिक्स से जाएगा वो कहाँ पे, माइनर कैलिक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ से जाता है वो रीनल पेल्विस के अंदर भाई, यस।
मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से जाएगा वो कहाँ पे, यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से जाएगा मेरे बच्चों वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर, यस। और उसके बाद जाएगा वो यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस के थ्रू, यूरेथ्रल मीटस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी। ये सारा पाथवे होता है, ठीक है। इसको ए नाम दे दो, बी, टी, ई, एफ, जी, एच, आई। यस बच्चों, ये क्या होता है, रूट या पाथवे होता है यूरिन का। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि नेफ्रॉन ने यूरिन को बनाया, मेजर कैलिक्स के पास भेजा, मेजर से माइनर कैलिक्स, यूरिनल पेल्विस में गया, रीनल पेल्विस से यूरेटर में आया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आया, यूरेथ्रा में आया, यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू आउटसाइड द बॉडी वो बाहर आ गया है। तो मेरे बच्चों अभी मैं आप लोगों को जल्दी से एनसीईआरटी रीड आउट करा देती हूँ, ताकि आप लोगों को जो ये ना लगे कि भाई मैडम ने हमें और अच्छे से पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेसेस, हमने बात करी क्या क्या होता है। नंबर वन आपका होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दूसरा आता है आपका सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड आता है आपका सिक्रीशन, दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों के अंदर ये वाली प्रोसेस मेरे बच्चों चलती है। तो पहला स्टेप जो बताया गया है, पहला स्टेप यहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। मैंने यही बताया था कि ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में आपका ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ओ एज एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट के अंदर किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है, 1100 से 1200 ml। अगर हम वैसे बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था 125 ml पर मिनट वो फिल्टर कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। मतलब कि एक मिनट के अंदर जितना आपका वेंट्रिकल्स जो है ब्लड पंप करते हैं, उसका 1/5 पार्ट लगा लीजिए, ओके। अब यहाँ पे मेरे बच्चों हमने डायग्राम से पढ़ा था, है ना, डायग्राम से बताया था ना, 3 लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कोजेस फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। मतलब कि ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती है उनके अंदर ब्लड का प्रेशर क्रिएट होता है, सब मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ। तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है थ्रू 3 लेयर्स। और वो 3 लेयर्स क्या है मेरे बच्चों, 3 लेयर जो है वो बताई गई है आपकी, 3 लेयर्स कौन कौन सी बताई गई हैं, द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, द एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स, ठीक है। इन लेयर्स के बारे में बताया गया है, ओके, यस। अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखें तो कौन कौन सी मेम्ब्रेन हुई, तो पहली आ गई आपकी द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, दूसरी एपिथीलियम ऑफ आपको बोमेन्स कैप्सूल, और थर्ड क्या आ गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। यहाँ तक क्लियर है, यस मैम क्लियर है। आगे चलते हैं, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। अब मैंने आप लोगों को पोडोसाइट का जिक्र किया, वो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज रहती है ताकि वहां पे माइन्यूट स्पेस बन सके, जिनको हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स भी कहते हैं। सब कुछ मेरे बच्चों में लिखवा चुकी हूँ। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, इतने फाइन तरीके से ब्लड फिल्टर होता है इन लेयर्स के अंदर, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर से, दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ये हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ा था, उसमें एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब कि भाई साहब जो हमारा फिल्ट्रेट बना है उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, ये बात याद रखना, ठीक है। मतलब कि हमारा जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा के अंदर से सिर्फ प्रोटीन और बड़ी सेल्स फिल्टर नहीं होंगी, बाकी की सारी चीजें फिल्टर हो जाती है। इस तरीके की फाइन तरीके से जो फिल्ट्रेशन हुई है उसको हमने नाम दे दिया मेरे बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ओके। आगे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर मैंने आपको बताया था।
एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसका जीएफआर कितना होता है 125 ml पर मिनट, मतलब कि 180 लीटर जो है ब्लड फिल्टर होता है पर डे। द किडनीज हैव built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus। ठीक है, अब जे क्या है, एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो किससे बना है मेरे बच्चों, फोन बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डीसीटी ट्यूब्यूल एंड द एफरेंट आर्टरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। मतलब कि इनके कॉन्टैक्ट पे जो है एक मॉडिफिकेशन हुआ है सेल्स का। कैसे हुआ है मैंने आप लोगों को अभी अभी समझाया है। एफरेंट की जब सेल्स जो है मेरे बच्चों मॉडिफाई होती हैं वो जेजी सेल्स बनाती हैं, और आपकी जो क्या बोलते हैं डीसीटी की जो सेल्स है वो मॉडिफाई होके क्या बनाती हैं, मैकुला डेंसा बनाती हैं। ये क्या होती है, सेंसरी मैकेनिज्म यहाँ पे परफॉर्म करती हैं। ठीक है, सेंसिटिव रीजन ये जो होता है। ओके, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, सेंसरी या सेंसिटिव, सेंसिटिव रीजन बोलना चाहिए। ओके, अब आगे लिखा है इफ फॉल इन जीएफआर। अब मैंने आप लोगों को बताया ही था कि भाई साहब यहाँ पे मैं आपको रास मैकेनिज्म में समझाऊंगी। जेजी सेल्स क्या सीक्रेट करती है, टाइप का हार्मोन सीक्रेट करती है, उसी के बारे में लाइनें लिखी हैं कि अगर जीएफआर मतलब कि अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर मेरे बच्चों कम होती है, अगर वो डिक्रीज हुई तो वो एक्टिवेट कर देंगे किनको, वो एक्टिवेट करती हैं मेरे बच्चों जेजी सेल्स को। ठीक है, अब जेजी सेल जो है क्या रिलीज कर रहा है, यहाँ पे रेनिन रिलीज कर रहा है विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। जो ब्लड का फ्लो आ रहा है ग्लोमेरुलस में उसको स्टिमुलेट करेगा एंड देयरफॉर द जेएफआर बैक टू नॉर्मल करवा देगा। इसको हम डिटेल में रास मैकेनिज्म में सारी चीजें समझाऊंगी। अब बस आपको यही याद करना है कि जेजी सेल रेनिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। ओके, अगला लिखा हुआ है एक कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे। 180 लीटर बनता है विच दैट यूरिन रिलीज 1.5 लीटर सजेस्टेड दैट नियरली 99% जो है फिल्ट्रेट का वो रिएब्जॉर्ब हो जाता है बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। और रीनल ट्यूब्यूल्स कौन कौन सी है आपकी, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, आपकी लूप ऑफ एनएलए, ये सारी चीजें जो है मिलके क्या कर देती है, रीअब्जॉर्ब करवा देती है उन चीजों का। उसी प्रोसेस को मेरे बच्चों हम रीअब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। अब आगे आया है द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दीज आइदर बाय एक्टिव और पेसिव मैकेनिज्म। ये बताया गया है आपका, जैसे कि आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली, सारा लिखवाया था। लेकिन आपका जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो एब्जॉर्ब होता है पेसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, ये भी मैंने लिखवाया है। अब आगे लिखा हुआ है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पेसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। यही मैंने आप लोगों को मेरे बचाया था, बताया बेटा पीसीटी के अंदर सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है यहाँ पे पेसिवली। ओके, आगे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट हैं वो आपके वाटर और सोडियम आयन का रिएब्जॉर्प्शन कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, हार्मोन की प्रेजेंस में करवाते हैं। वो सारी चीजें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोग एक बार दोबारा देख लेना। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंसेस लाइक, अब हमने बात करी थी ट्यूबुलर सेल्स है ना, वो सीक्रेट करेंगी एक्स्ट्रा अमाउंट का हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया किसके अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर। Tubular secretion is in also important fourth step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid। उनको भाई साहब उस मोलैरिटी जो है बॉडी की वो मेंटेन करवानी है, इसीलिए उनके अंदर से एक्स्ट्रा अमाउंट का जो भी हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम आयन है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये था मेरे बच्चों यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेरे बच्चों बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मैं उसको आपका क्लियर करूंगी। या टेलीग्राम जो है आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लो, नीट जे मास्टर क्लास 1 विदाउट एनी स्पेस सर्च करिएगा। 32-33 सब्सक्राइबर है नीट जे मास्टर क्लास आपका टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे मैं आपको अपने जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी मेरे बच्चों में लाइव दोबारा स्टार्ट करने वाली हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लाइव में ही करेंगे। तो सारी चीजें लिख के डन कर लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय बच्चों, वीडियो को ढेर सारा प्यार देना।